Assalamu alaikum. Today we are going to discuss chronic obstructive pulmonary disease. हमारे पास टू टाइप्स ऑफ पल्मोनरी डिजीज़ होती हैं, एक होती है ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, और एक होती है रिस्ट्रिक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जो है वो अपने नाम से बता रही है कि क्या कंडीशन है, क्रॉनिक कंडीशन है और ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। पल्मोनरी मीन्स लंग डिजीज़, ठीक है। लंग्स में जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हुई है और इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास लंग्स होते हैं ना, वो इस तरह डायलेट कर जाते हैं। अगर लंग का नॉर्मल साइज़ इतना था तो ये इस तरह डायलेट कर जाएगा और अंदर जो है ना वो एयर ट्रैप हो जाएगी, एयर जो है वो बाहर मूव नहीं कर पाएगी, ठीक है। जो है लंग्स जो है ना वो एम्प्टी नहीं हो सकेंगे और एयर जो है अंदर ट्रैप कर जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़। इसमें देखिए लंग का साइज़ जो है वो ज़्यादा बड़ा हो गया और इसमें जो है एयर ट्रैप कर गई है। अब हमारे एयर अंदर ही फंस जाएगी और वो बाहर नहीं जा सकेगी, ठीक है। लंग जो हैं वो एयर को फोर्स नहीं कर पाएंगे बाहर, ठीक है। ओके, अब इसमें जो होती हैं हमारे पास टू टर्म्स होती हैं, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी FVC और फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, ठीक है। अब क्या होता है जब हमारे पास लंग्स का साइज़ इनलार्ज कर जाते हैं ना और इसमें एयर ट्रैप कर जाती है, एयर अब बाहर नहीं जा सकती। अब फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 क्या होता है, आप इसमें बैलून के एग्जांपल को याद रखें। एक एक पर्सन है, उसको हमने बैलून दिया है कि उसने बैलून में हवा भरनी है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड में वो जितनी एयर एक्सपायर करेगा, ठीक है, वो होगी उसकी फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, ठीक है। देन वो जितनी फोर्स लगा के एक्सपायरेशन करेगा फुल बैलून को भरने के लिए, वो उसकी होगी फोर्स वाइटल कैपेसिटी। अब हम इसमें क्या लेते हैं, इसमें हम फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड और फोर्स वाइटल कैपेसिटी इसकी रेशो लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, उसके जो है लंग्स में एयर ट्रैप कर गई है, एयर बाहर नहीं जा सकती। अब वो जोर लगाएगा, ठीक है। फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 मतलब फर्स्ट सेकंड में वो कितनी एयर नहीं निकाल पाएगा, ठीक है, क्योंकि एयर ट्रैप है, ठीक है। तो इसकी क्या होगी, ये कम मिलेगी हमें। देन फोर्स वाइटल कैपेसिटी क्या होगी, उसकी फर्स्ट सेकंड में ही एयर नहीं बाई जा रही। देन वो थोड़ा वो ज़ोर लगा के उसको एयर को समहाउ निकाल लेगा, लेकिन फिर भी उसकी जो फोर्स वाइटल कैपेसिटी है ये कम होगी। तो ओवरऑल रेशो क्या आती है, ओवरऑल रेशो हमारे पास कम आती है। उसकी फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड वो भी कम है, उसकी फोर्स वाइटल कैपेसिटी भी कम है, ठीक है। क्यों, क्योंकि लंग में एयर ट्रैप हो गई है, वो बाहर नहीं जा सकती। वो फर्स्ट सेकंड में ज़ोर लगाएगा, उसकी एयर बाहर नहीं जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत ज़ोर लगा के वो एयर निकाल लेगा। फोर्स वाइटल कैपेसिटी उसकी सम हो आएगी, लेकिन वो भी कम ही होगी। अगर ओवरऑल देखें तो इन दोनों की रेशो जो है वो कम होगी और हमारे पास जो है हमें डिक्रीज FEV1 एंड FVEC मिलेगी। दिस फिगर ये देखें, यहाँ पे फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड ये वाला दिखाया हुआ है, ठीक है, और ये फोर्स वाइटल कैपेसिटी दिखाई हुई है। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज फोर्सफुली एक्सपायर्ड, ठीक है, इन फर्स्ट सेकेंड इज कॉल्ड फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, ठीक है, इन फर्स्ट सेकेंड। और इसमें हमें दोनों ही कम मिलते हैं क्योंकि एयर ट्रैप है लंग्स में। So, it is a group of diseases characterized by airway obstruction. Lung does not empty and air is trapped. ठीक है. The volume of air that can be forcefully expired is decreased. Force vital capacity is decreased during the first second of expiration. So, result in decreased FEV1 to FVC ratio. अब हमारे पास क्या होगा, जो टोटल लंग कैपेसिटी है ना वो इंक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि जितनी एयर ट्रैपिंग हमारे लंग्स में ज़्यादा होगी उतनी ही टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। जितनी एयर अंदर ज़्यादा होगी उतनी टोटल लंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, जितनी एयर कम होगी उतनी लंग कैपेसिटी जो है वो कम होगी। सो फर्स्ट वन क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में हमारे पास जो डिजीज़ आती है वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आती है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या होती है कि इसमें जो है वो क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स इन कंसेक्टिव 2 ईयर्स। अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है और कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे 2 सालों से जो है वो कॉन्टीन्यूस 3 मंथ्स जो है वो प्रोडक्टिव कफ जो है वो हो रही है, तो इट मीन इसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। लेकिन अगर ये है कि उसको
जो है 1 वीक है या 1 मंथ है और कंटिन्यूस प्रीवियस 2 ईयर्स में नहीं है तो उसको हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस नहीं कहेंगे, ठीक है। और इट इज़ हाईली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग। देन इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्रोंकियल म्यूकस ग्लैंड। जो ब्रोंकियल म्यूकस ग्लैंड्स है ना उनकी हाइपरट्रॉफी हुई होती है, उनका साइज़ इनलार्ज किया होता है, ठीक है। इसी वजह से तो वो प्रोडक्टिव कफ जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। देन इट लीड्स टू इंक्रीज थिकनेस ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे रीड इंडेक्स का कंसेप्ट आ जाता है। रीड इंडेक्स, ओके, रीड इंडेक्स क्या होता है? ये हमारे पास एपिथेलियम है, ठीक है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये म्यूकस ग्लैंड है, ये पेरिकॉन्डियम एंड ये कार्टिलेज है, ठीक है। तो जो होती है ना हमारे पास जिस रीजन में म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं उसको हम बोलते हैं BC का रीजन। ये देखिए ये BC का रीजन होता है। और जो हमारे पास होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन से जो कार्टिलेज तक का डिस्टेंस होता है ना उसको हम बोलते हैं AD, ठीक है, ये वाला AD। अब रीड इंडेक्स क्या होता है कि इसमें ना क्रॉनिक जो ब्रोंकाइटिस है इसमें क्या हो जाता है, म्यूकस ग्लैंड जो होती है ना उनकी थिकनेस ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मल तो इतनी है ना, तो अब ग्लैंड क्या होंगी, ऐसे ऐसे पड़े होंगे, उनकी थिकनेस जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। जो हमारे पास BC है ना वो ज़्यादा होगी, ठीक है। और रिलेटिव टू जो ब्रोंकियल वाल थिकनेस है रिलेटिव टू AD की जो रेशियो है, ठीक है, तो ये ज़्यादा कर जाएगी। रीड इंडेक्स जो है ना ये जो BC/AD रेशियो होती है ये लेस देन 40% होती है नॉर्मल, तो ये ग्रेटर देन 50% हो जाएगी ड्यू टू इंक्रीज थिकनेस ऑफ म्यूकस ग्लैंड लेयर, ठीक है। म्यूकस ग्लैंड लेयर इतना इतना जो है वो थिक हो गए होंगे, ठीक है। सो दिस इज रीड इंडेक्स। So this figure is showing you the increase in read index in chronic bronchitis. Normal bronchus में देखें ये हमारे पास ग्लैंड लेयर की जो थिकनेस है, अब यहाँ पे देखें कितनी ज़्यादा थिकनेस हो गई है उसकी, ठीक है। तो जो हमारे पास AB की रेशो है यहाँ पे देखें लेस देन 0.4 दिखाई है और यहाँ पे ग्रेटर देन 0.5 दिखाई है, तो ये होता है रीड इंडेक्स। सो व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस? प्रोडक्टिव कफ होगी ड्यू टू एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन। इसके अलावा साइनोसिस होगी, ब्लू ब्लोटर्स, इनको हम ब्लू ब्लोटर्स भी कहते हैं। अब ब्लू ब्लोटर्स इनको क्यों कहते हैं कि जो है ना हमारे पास एयरवे में, ये एयरवे है फॉर एग्जांपल, और इसमें जो होता है ना म्यूकस प्लग इस तरह आके फंस जाता है, ठीक है। ये म्यूकस प्लग फंस जाता है। अब क्या होता है कि म्यूकस प्लग जो है ना ये कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब एयरवे का मसला हो रहा है, एयरवे प्रॉपर अंदर आ नहीं रही ड्यू टू म्यूकस प्लग की वजह से, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगा और लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे जो है वो ब्लूइश अपीयरेंस आती है, ब्लूइश जो साइनोसिस हो जाती है, इसलिए इसको हम ब्लू ब्लोटर्स कहते हैं, ठीक है। ड्यू टू because mucus plugs trap carbon dioxide, increase partial pressure of carbon dioxide and partial pressure of oxygen डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड कोर पल्मोनल। जो राइट साइडेड हार्ट फेलियर होते हैं ना उसको हम कोर पल्मोनल कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो लंग्स होते हैं वो एसोसिएट होते हैं ना इस तरह, अगर जो है लंग्स बड़े हुए हैं दोनों साइड्स पे तो सेंटर में हमारे पास हार्ट पड़ा हुआ है, तो it most probably affect the region of the heart and it will lead to cor pulmonale. So next chronic obstructive pulmonary disease is emphysema. emphysema में क्या होता है, alveolar air sacs जो होती है ना जो हमारे पास इस तरह पड़ी होती हैं, ठीक है। एल्वियोलर एयर सैक जहाँ पे हमारे पास गैस एक्सचेंज होनी होती है वो क्या हो जाती हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। उनकी ये जो वाल्स होती हैं ना, उनकी ये वाल्स इनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है और ये इस तरह फ्लैट हो जाती हैं इस तरह, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास एयर अंदर आती है, नॉर्मली ये होता है ना कि अगर ये है इस तरह है जो एल्वियोलर एयर सैक है, जब एयर अंदर आती है तो ये इस तरह डायलेट कर जाती हैं और जब हम एक्सपायर कर देते हैं तो नॉर्मल अपनी पोजीशन पे चली जाती हैं बैक, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास इलास्टिक कॉइल रिकॉइल नहीं होगा, लॉस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा एयरवे का ड्यूरिंग एक्सहेलेशन और ऑब्स्ट्रक्शन और एयर ट्रैप कर जाएगी, ठीक है। क्या होगा, ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिक रिकॉइल, ठीक है, जब एयर अंदर आएगी तो इस तरह हो जाएगा ना, इस तरह एक्सपेंशन हो जाएगी ना जो एयर सैक्स हैं। अब क्या होगा, इलास्टिक रिकॉइल लॉस्ट हो गया, अब वो अपनी पहले वाली पोजीशन में नहीं जा सकती, अब जो एयर अंदर आ गई है वो अंदर ही कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है, अंदर ट्रैप हो जाएगी, अब वो वापस अपनी
फर्स्ट वाली इला ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिक रिकॉइल, ये वाली पोजीशन में नहीं जा सकते, इस पोजीशन में ही रहेंगे और एयर जो है वो अंदर ट्रैप कर जाएगी। सो ये होता है हमारे पास एम्फीसीमा में लॉस ऑफ इलास्टिक रिकॉइल एंड कोलैप्स ऑफ एयरवे ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिजल्ट्स इन ऑब्स्ट्रक्शन एंड एयर ट्रैपिंग। और ये क्यों होता है? ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ प्रोटीएजेस एंड एंटी प्रोटीएजेस। ठीक है, जब हमारे पास किसी जगह पे इन्फ्लेमेशन होती है ना, तो न्यूट्रोफिल्स आते हैं, उनके पास प्रोटीएज एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? प्रोटीन की डिग्रेडेशन करते हैं। देन क्या होता है, जब ये अपना काम कर लेते हैं ना, तो क्या होता है हमारे पास एक होती है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन होती है, वो इस न्यूट्रलाइज कर रही होती है इस प्रोटीएज को, इसको ख़त्म कर रही होती है, ताकि ये हमारे अपनी बॉडी के टिश्यूज़ भी, लंग के जो हैं वो प्रोटीन्स ही होते हैं ना, लंग्स में भी तो प्रोटीन्स होती हैं, उसको डिग्रेडेशन ना स्टार्ट कर दे, इसलिए वो इस प्रोटीएज को जाकर डिग्रेड कर देता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास एक्सेसिव इन्फ्लामेशन हो जाएगी और लैक ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन हो जाएगी, तो यही प्रोटीएज जाके जो है एल्वेलर एयर सैक्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे। ठीक है, उनकी डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा? लॉस ऑफ इलास्टिक रिकॉइल हो जाएगा और एयर जो है वो ट्रैप हो जाएगी। ठीक है, और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी लंग डिजीज़ हो जाएगी। सो ये सारी बात होती है। Inflammation in the lung normally leads to release of proteases by neutrophils and macrophages. Alpha 1 antitrypsin neutralizes proteases. ठीक है, excessive inflammation lack of alpha 1 antitrypsin leads to destruction of the alveolar air sacs. ठीक है, and results in air trapping. So smoking is the most common cause of emphysema. स्मोकिंग जो है इसका कॉमन काज होता है एम्फीसीमा का। ठीक है, देन इससे क्या होता है? स्मोकिंग वजह से सेंट्री एसिनार एम्फीसीमा होता है, इसकी पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, ये अपर लोब्स में ज़्यादा कॉमन होता है, और जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी होती है ना, ये रेयर काज ऑफ एम्फीसीमा होता है, और इसकी वजह से कौन सा एम्फीसीमा होता है? इसकी वजह से पैन एसिनार एम्फीसीमा होता है। ठीक है, पैन एसिनार एम्फीसीमा होता है और वो लोअर लोब्स में होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से लिवर सिरोसिस हो सकती है। अब लिवर सिरोसिस क्यों होगी? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या है? एक प्रोटीन है। ठीक है, अब जब इसकी अगर ये मिसफोल्डेड बनी है, ठीक है, कोई भी प्रोटीन डेफिशिएंट कब होती है? अगर उसकी सही सिंथेसिस ना हुई हो। ठीक है, अगर अगर फॉर एग्जांपल उसकी सिंथेसिस सही हो गई है, लेकिन उसकी फोल्डिंग में कोई मसला है, मिसफोल्डेड हुई है, देन हमारे पास क्या होता है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उसके ऊपर जो है वो स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जब स्ट्रेस ज़्यादा आता है, तो लिवर सेल्स जो है ना, उसके ऊपर प्रेशर पड़ते हैं, लिवर सिरोसिस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये सारी बात होती है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी इज ड्यू टू मिसफोल्डिंग ऑफ द म्यूटेटेड प्रोटीन। ठीक है, म्यूटेटेड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एक्यूमुलेट इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ हेपेटोसाइट्स, वहाँ पे जाके वो लिवर डैमेज स्टार्ट करवा देगी। ठीक है, इन बायोप्सी में हमें क्या नज़र आ रहा है? पिंक पैस पॉजिटिव ग्लोब्यूल्स नज़र आते हैं इन हेपेटोसाइट्स। ठीक है, ये देखें, ये हमें एल्विलाई दिखाए हुए हैं, एल्विलाई विद एम्फीसीमा, इनका देखें कि सरफेस एरिया कितना कम हो गया है। सो दिस इज़ अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ एम्फीसीमा। हमारे पास सबसे पहले टर्मिनल ब्रोंक्यूल होते हैं, देन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं, देन एल्वियोलर डक्ट्स होती हैं, एंड देन एल्वियोलस होते हैं। अब सेंट्रल एसिनार में क्या होता है कि ये सिर्फ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल को इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये इसका मोस्ट कॉमन काज जो होता है वो स्मोकिंग होता है। ठीक है, ये जो है वो स्मोकिंग में ज़्यादा होती है, जो सेंट्रल एसिनार एम्फीसीमा है। देन दूसरी वाली जो है वो पैन एसिनार है। पैन एसिनार में क्या होता है कि इसमें अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होती है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अब इसमें क्या होता है कि ये पूरे जो है फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल टू एल्वियोलस पूरे रीजन को इन्वॉल्व करती है। ठीक है, जो पैरासेप्टल होती है वो हमारे पास एल्वियोलर डक्ट्स एंड एल्वियोलस टर्मिनल पोर्शन को इन्वॉल्व करती है। इरेगुलर जो है वो किसी भी पोर्शन में जहाँ उसका दिल करता है उसको इन्वॉल्व कर लेती है। तो आपने मेन जो है वो पैन एसिनार एंड सेंट्रल एसिनार को याद रखना है कि सेंट्रल एसिनार ड्यू टू स्मोकिंग होती है एंड पैन एसिनार इज ड्यू टू अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अब जो डिग्री ऑफ सिवियरिटी ऑफ एम्फीसीमा होती है ना, वो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन पे डिपेंड कर रही होती है। जो होती है ना हमारे पास इसकी जो नॉर्मल
जीन होती है ना वो हमारे पास पीम होती है, ठीक है, PIM, ठीक है। नॉर्मल एलील होती है, इसकी 2 कॉपीज़ होती हैं, ठीक है, एम की, ठीक है। अगर इसको एम को जो है वो जी रिप्लेस कर देगी ना तो ये उसकी म्यूटेशन बता रही होती है। फॉर एग्जांपल जो एम है ये एम नॉर्मल होगी और इसका जी रिप्लेस कर देगी तो एम नॉर्मल होगी, ठीक है। अब ये हेट्रोजाइगस भी हो सकती है, होमोजाइगस भी हो सकती है। अगर एम जी होगा तो ये हेट्रोजाइगस हो गई, अगर जी जी हो जाएगी तो होमोजाइगस हो जाएगी। सो PIM इज़ द नॉर्मल एलील, 2 कॉपीज आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड, ठीक है। और PIZ इज़ द मोस्ट कॉमनली क्लिनिकल रेलिवेंट म्यूटेशन, जिसकी वजह से हमारे पास सर्कुलेटिंग अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है उसके लेवल्स लो हो जाते हैं, ठीक है। हेट्रोजाइगस स्टेट में क्या होगा, MZ होगा और इसमें एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन होती है, ठीक है। और जब हमारे पास होमोजाइगस स्टेट आ जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, रिस्क ऑफ पैन एसिनार एम्फीसीमा का ज़्यादा हो जाएगा। ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा म्यूटेशन होगी उतना ही रिस्क ज़्यादा होगा। अब दोनों एलील्स ही जो हैं वो म्यूटेट हो गई हैं, जी हो गया है, ठीक है, तो पैन एसिनार का रिस्क भी ज़्यादा हो जाएगा। सो दिस इज़ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। इसमें देखें ये इसने जो है वो थिकनेस दिखाई हुई है ग्लैंड्स की जो उसमें इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। और ये एम्फीसीमा की ग्रॉस अपीयरेंस दिखाई हुई है। ये माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस देखें इसमें जो है एल्वियुलर एयर सैक्स जो हैं देखें उनका सरफेस एरिया जो है वो उनकी जो है ना लास्टिक रिकॉइल लॉस्ट हो गया है इस तरह, ठीक है। उनका सरफेस एरिया जो है वो कम हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे एम्फीसीमा के, इसमें हमारे पास डिस्निया होगा, ठीक है। डिस्निया क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ होगी विद मिनिमल स्पूटम। अब इसमें देखें स्पूटम मिनिमल है, जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस था उसमें स्पूटम जो है वो बहुत ज़्यादा था, मैक्सिमम था। प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन होगी विद परस्यूड लिप्स, ठीक है। परस्यूड लिप्स का मैं आपको बताती हूँ। वेट लॉस होता है इसमें, इंक्रीज इंटीरियर पोस्टीरियर चैम्बर होता है, बैरल चेस्ट नज़र आती है, ठीक है। हाइपोक्सीमिया होते हैं। हाइपोक्सीमिया क्या होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल जो है ना वो कम हो जाता है। वो कम क्यों हो जाता है कि जो डिस्ट्रक्शन हो जाती है कैपिलरीज की, जो एल्वियुलर सैक में कैपिलरीज होती है ना उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, उस वजह से जो है ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, इसको हम हाइपोक्सीमिया कहते हैं। और कोर पल्मोनेल भी हो सकता है जो कि इसकी लेट कॉम्प्लिकेशन है। सो दिस फिगर इज शोइंग यू ब्लू ब्लोटर्स एंड पिंक पफर्स। ब्लू ब्लोटर्स हमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में नज़र आते हैं और इसमें क्या होता है म्यूकस प्लग जो है वो ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है और हमें साइनोसिस जो है वो मिलती है। एम्फीसीमा में क्या होता है, इसमें जो है वो इसको हम पिंक पफर्स भी कहते हैं। अच्छा, परस्यूड लिप्स में क्या होता है कि हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने जो है ना 2 ब्रेथ इन करने हैं, ठीक है, और 4 काउंट्स जो हैं वो ब्रेथ आउट करने हैं। जो वो 2 ब्रेथ इन करता है ना 4 ब्रेथ आउट करता है, तो इस तरह वो जो होती है ना एयर उसको बाहर निकालता है, फोर्सली निकालता है। इस तरह उसकी लिप्स की जो होती है ना इस तरह परस्यूड लिप्स हो जाते हैं उसके। 2 ब्रेथ्स उसने इन लेके जाना होता है, 4 ब्रेथ्स जो है उसने आउट लेके जाना होता है। जो एयर अंदर ट्रैप हुई होती है उसको वो 4 ब्रेथ्स में बाहर निकालता है और इस तरह उसको जो है लिप्स की परस्यूइंग करनी पड़ती है, इसलिए इसको हम जो है वो परस्यूड लिप्स या पिंक पफर कहते हैं। दिस फिगर इज शोइंग यू द बैरल शेप चेस्ट इन एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में क्या होता है, जो हमारे पास इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है, ये देखें। और इस फिगर में देखें स्मॉल है, इंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर वो ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू एयर ट्रैपिंग की वजह से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एम्फीसीमा।